हेलो, कैसे हैं स्टूडेंट्स? चलिए, बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। चलिए, आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है। डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, तो हम लोग देखेंगे कि उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वह F नेट बराबर 0 आएगा। ठीक है ना, यह सीखेंगे। फिर सीखेंगे कि डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क कितना लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल टॉर्क होता है वह टॉर्क बराबर हम लोग का होता है P क्रॉस E। इस फॉर्मूला का हम लोग डेरिवेशन सीखेंगे जो हम लोग को काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। इसके बाद यह देखा जाएगा कि यदि डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इनिशियल एंगल कुछ थीटा आई से कुछ फाइनल एंगल थीटा एफ तक रोटेट किया जाएगा तो उस पर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा। तो उस पर वर्क डन का फॉर्मूला होता है W बराबर PE इंटू कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। तो इस हम लोग फॉर्मूला को भी डिराइव करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि डाइपोल को जब हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करते हैं, ठीक है ना, तो जब उस पर जो टॉर्क के द्वारा जो वर्क किया जाता है तो उस वर्क के दौरान उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होता है उसका फॉर्मूला U बराबर होता है माइनस P डॉट E। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग का फॉर्मूला देखेंगे। फिर देखेंगे कि डाइपोल को स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ देखा जाएगा कि यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब स्टेबल इक्विलिब्रियम से स्लाइटली रोटेट किया जाता है तो वह एसएचएम करता है। क्या करता है? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस कंडीशन हम लोग देखेंगे कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है ना। और लास्ट में हम आपको यह भी बताएंगे कि यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स और टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है और उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखा जाए। और आप लोग अब तैयार हो जाइए, अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए और इसके बाद अपना नोट्स अब बनाना शुरू कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अब आगे, एक एक करके अब पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। देखिए, हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं डाइपोल पर जब उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्विस्पेस से पैरेलल लाइंस, जो इक्विस्पेस्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट बोथ मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन। इसमें हमने क्या कर दिया कि एक डाइपोल रख लिया है जिस पर चार्ज कितना है -q और +q। ठीक है ना। उसके बीच का दूरी कितना है d। और डाइपोल क्या कर रहा है कि जो डाइपोल मोमेंट उसका है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो बताइए, आप लोगों को पता है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना होता है, बराबर Q इंटू वेक्टर E। अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, अगर चार्ज नेगेटिव होता है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये आपको पहले से पता है। तो देखिए, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कितना हो जाएगा, तो Q इंटू वेक्टर E। और पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में हो जाएगा। इसको कुछ हम F प्लस कह लेते हैं। उसी तरह से नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -q इंटू वेक्टर E। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में। ओके। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट फोर्स के मतलब हुआ कि उसके दोनों चार्ज पर आप फोर्स निकाल लीजिए और उसको क्या कर लीजिए, वेक्टर सम कर लीजिए। तो देखिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो F नेट बराबर कितना होगा, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स प्लस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कितनी हो जाएगी, तो Q इंटू वेक्टर E। और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कितनी हो जाएगी, तो -q इंटू वेक्टर E। ओके। तो इस तरह से Q में से -q तो फोर्स कितना हो गया, 0। तो यह हमेशा से याद रखना है कि इस पर नेट फोर्स इलेक्ट्रिक डाइपोल पर हमेशा 0 होगा। ठीक ना, फॉर एनी पोजीशन ऑफ डाइपोल, फॉर एनी ओरिएंटेशन भी कह सकते हैं। डाइपोल का कुछ भी ओरिएंटेशन हो, डाइपोल कैसे भी सिचुएटेड हो, उस पर हमेशा नेट फोर्स कितना होगा, 0। और नेट फोर्स 0 का मतलब है कि जो डाइपोल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा, यानी वह अपना स्थान नहीं बदलेगा। ठीक है ना।
तो देखिए इसका रिजल्ट हो गया हो कि नो ट्रांसलेशनल मोशन इन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, यह बात है। और एक बात और ये बात है कि देखिए इस पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही जो फोर्स हैं, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है और जो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स है, वो दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। और कितना है Q। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा। ठीक है ना, तो हमने क्या किया कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ठीक है ना, जिसका इंटेंसिटी कितना है, वेक्टर ई है, और उसमें हमने एक ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस्ड कर लिया। ठीक है ना, तो ए पॉइंट पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, और बी पॉइंट पर चार्ज कितना है, कुछ माइनस क्यू, और इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, डी है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, अलोंग टू नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को कुछ वेक्टर पी मान लेते हैं, जो वेक्टर ई से कितना एंगल बना रहा है, कुछ थीटा बना रहा है। ओके, तो देखिए, तो हम बात करेंगे फिर जैसे पिछले में देखे थे फोर्स निकालते समय, इस पर प्लस के ऊपर फोर्स कितना होगा, तो फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज बराबर क्यू इंटू वेक्टर ई। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में कुछ एफ बी बराबर कर लेते हैं माइनस क्यू इंटू वेक्टर ई। ओके, ठीक है ना, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो हम लोगों का ए और बी पर यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहे हैं, वो फोर्स का हम लोगों का क्या है, ए और बी दोनों ही का फोर्स का जो मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। कितना के बराबर है, फिर बराबर की, और दोनों का डायरेक्शंस क्या अपोजिट है, इस तरह से। और दोनों क्या है, एक दूसरे, दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है, देखिए लाइन ऑफ एक्शन किसको कहते हैं, तो फोर्स जिस लाइन पर एक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन। और पॉजिटिव चार्ज का लाइन ऑफ एक्शन हम लोगों का ये है, पॉजिटिव चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है उसका लाइन ऑफ एक्शन यह है। तो दोनों का बीच हम लोगों का कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये देखिए, इसको हम लोग कहते हैं कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसको हम लोग अगर कुछ एल से डिनोट कर दें, ठीक है ना, इसे डिनोट कर लें एल से, तो एल क्या हो गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक ना, दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच में, दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो हमारा हम लोगों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, कुछ एल है। और एंगल कितनी है, थीटा। तो यह जब थीटा है तो यह भी आपको कितनी हो जाएगी, थीटा। तो देखिए हम लिख लेते हैं थ्योरी में, आपको अगर यह बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन पूछा जाता है कि इन फिगर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग मोमेंट वेक्टर पी इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी वेक्टर ई एट एन एंगल थीटा। तो देखिए क्लियरली इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। सो कपल फॉर्म्ड ऑन डाइपोल, जब डाइपोल पर कपल फॉर्म होता है तो उस पर टॉर्क जरूर लगता है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल होता है, हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़े थे, वह टाउ बराबर कितना होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ फोर्स ऑफ कपल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कपल में किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, तो क्यू इंटू ई, फिर इसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एल। तभी एल का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर थीटा लीजिएगा तो यहाँ से जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, तो इस ट्रायंगल में यहाँ पर कुछ एम कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल बी एम ए। ठीक है ना, तो थीटा के सामने क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। यह क्या हो गया हम लोगों का, हाइपोटेनस। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते थे, परपेंडिकुलर अब बाई हाइपोटेनस, तो एल अब बटा में डी। तो एल बराबर क्या हो जाएगी, डी साइन थीटा, एल बराबर डी साइन थीटा। तो इसमें रख लीजिए, तो टाउ बराबर हो जाएगा क्यू ई इंटू डी साइन थीटा। देखिए टाउ बराबर क्यू इंटू डी इंटू ई इंटू साइन थीटा। अब क्यू डी को क्या लिख सकते हैं बताइए, तो क्यू डी बराबर डाइपोलमेंट का मैग्नीट्यूड। इस डाइपोलमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो डाइपोलमेंट, अब देखिए डाइपोलमेंट के बारे में जानते करते हैं कि डाइपोल के किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के दूरी से गुणनफल। तो पी क्या हो गया, तो डाइपोल मोमेंट। तो इस तरह से टाउ बराबर क्या लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर उस पर टॉर्क का फॉर्मूला
मिल गया मैग्नीट्यूड में पी ई साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखिए जैसा कि आप लोग पढ़े थे कि वेक्टर प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्केलर, एक होते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा होता था, और वेक्टर प्रोडक्ट में होता था ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। तो देखिए कुछ उसी तरह से आ रहा है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए फोर्स इस पर इधर लग रहा है, फोर्स ये इसको ऐसे रोटेट कराएगा, इसको ऐसे घुमाएगा, यानी इस पर पक्का हम लोग देख रहे हैं कि जो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस पर जो टॉर्क होगा कुछ इस तरह से होगा। तो टॉर्क बराबर क्या आ रहा है, देखिए पी इधर है, ई इधर है, तो पी क्रॉस ई, यानी आप वेक्टर फॉर्म में उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए इन वेक्टर फॉर्म टाउ बराबर पी क्रॉस ई, ठीक है ना। टाउ बराबर यहाँ पर ई क्रॉस पी नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए ना फोर्स इधर लग रहा था, ये इसको क्या करेगा, इसको ये इस तरह से घुमाएगा, यानी टॉर्क की दिशा किधर मिले, पी से ई की तरफ, पी क्रॉस ई, ठीक है ना। तो इसलिए अगर ई क्रॉस पी करोगे ऐसे तो अपोजिट आ जाएगा, तो इसलिए कन्वेंशन होता है टाउ बराबर पी क्रॉस ई, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम लोग को दिमाग में रखना होगा कि अगर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो हम लोग का टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है पी ई साइन थीटा। पी क्या है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट, ई क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, और थीटा क्या है, तो वेक्टर पी और वेक्टर बी ई के बीच का एंगल, और वेक्टर फॉर्म में टॉर्क बराबर होता है पी क्रॉस ई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए इसका हम लोग और मोर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला सीखा कि अगर किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को जब रखते हैं, देखिए किसी डायपोल को रखते हैं किसी एंगल थीटा पर, किसी एंगल थीटा पर, तो इस पर जो टॉर्क लगता था तो टॉर्क बराबर क्या होता था, पी अक्रॉस ई, ठीक है ना। और इस टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर कुछ बात करेंगे, अगर थीटा का मान सर 0 डिग्री है, ठीक है ना, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, तो बताओ पी ई साइन 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 0। साइन 0 का मान कितना होता है 0। यानी आपको दिमाग में रखना होगा कि यदि हमारा डायपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होता है, तब इस पर हम लोग का टॉर्क कितना होता है 0। ओके, उसी तरह से आप देख लो कि जब थीटा का मान अगर 180 डिग्री है तो टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा, तो पी ई साइन 180 डिग्री, साइन 180 का मान कितना होता है 0, तो टॉर्क कितना हो जाएगी 0 हो जाएगी। यानी यहाँ से भी निष्कर्ष निकला कि यदि हमारा जो डायपोल है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शंस में है तो फिर अगेन इस पर जो टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए अगर थीटा का मान अगर हम लोग 90 डिग्री लें, थीटा का मान कितना लें 90 डिग्री, तब क्या होगा, देखिए P और E अगर कांस्टेंट है, P E तो कांस्टेंट है ही, तो यह टॉर्क का जो वैल्यू है थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है 1, कब, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो इस केस में जो हमारा टॉर्क जो होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है। देखिए पूछा जाता है आपसे कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता है तो उस पर टॉर्क मैक्सिमम कब लगता है, जब थीटा का मान कितना होता है 90 डिग्री, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पी ई इंटू साइन 90 डिग्री, तो टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा आपको पी इंटू ई, ठीक है ना। और कभी आपको अगर ये दिमाग में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कहेगा कि एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, उस पर मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है, ठीक है ना, और इसमें इसका मान देता है -q या +q कुछ देता है, या हम लोग का इसके बीच की दूरी कुछ d दे दिया। तो यहाँ से आप चाहोगे तो p बराबर क्या लिख सकते हैं, q इंटू डी। तो देखिए तो मैक्सिमम टॉर्क बराबर हो जाएगा क्यू डी इंटू ई। तो देखिए अब यहाँ पर कभी कभी क्या करता है कि
मैक्सिमम टॉर्क देता है, QD दिया तो E निकाल लिया, माने यहाँ से आपको सवाल पूछे जाते हैं और ये हम लोगों को काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इस बात को दिमाग में आपको रखना चाहिए। तो छोटा छोटा क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए या छोटा न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए ये काफ़ी हम लोगों को काम करता है। तो यहाँ से एक रिजल्ट भी मिलता है, रिजल्ट मिल गया कि when an electric dipole is kept in uniform electric field, then देखिए उस पर जो फोर्स है वह हमेशा 0 होता है, बट टॉर्क बराबर क्या होता है, P क्रॉस ए। सो नो ट्रांसलेशनल मोशन इन डाइपोल, डाइपोल ओनली रोटेटेड। ठीक है ना, यानी डाइपोल में हम लोगों को रोटेशनल मोशन तो होगा लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। तो कभी कभी आपको ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तो डाइपोल में क्या होता है। ठीक है ना, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, ओनली रोटेशनल मोशन, बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। डी में कहता है कि नॉन ऑफ दीज। तो हम लोगों को इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ओनली रोटेशनल। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कि आप जानते हो कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी डाइपोल को रखते हैं, इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, वेक्टर P है। ओके, और देखिए इसको पॉइंट A कर लेते हैं, इसको अगर कुछ पॉइंट B कहें, इस पर कुछ चार्ज कितना है +Q, इस पर कितना है कुछ -Q। तो देखिए ये पॉइंट A हो गया, B हो गया, ये हम लोगों का क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, कोई पॉइंट ले लेते हैं O। जानते हो क्या, जो टॉर्क होता है, टॉर्क इस बात पर डिपेंड करता है, टॉर्क डिपेंड्स ऑन पॉइंट अबाउट विच इट इज कैलकुलेटेड, बट here टॉर्क अबाउट C इक्वल टू होता है टॉर्क अबाउट A, इक्वल टू होता है टॉर्क अबाउट B, या इक्वल टू होता है टॉर्क अबाउट O, माने एनी पॉइंट। वो क्या है, कोई एनी पॉइंट है, और ये सारा का वैल्यू होता है P क्रॉस E। तब ऐसा क्यों हुआ, फिर सवाल उठता है कि जब सर टॉर्क इस बात पर डिपेंड करता है कि किस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क हम लोगों का सेम क्यों हो रहा है। ठीक है ना, यह ऐसा क्यों हुआ, वाई, ये सवाल तो आया, ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या जवाब होगा। तो देखिए एक तो इसका जवाब है कि आप प्रत्येक पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल के देख लो, P क्रॉस C के बराबर ही आ गया। ठीक है ना, और दूसरा इसमें आप जब इसका डेरिवेशन कर रहे थे तो आपने देखा था कि हमने एक उसमें कॉन्सेप्ट यूज़ किया था कि डाइपोल पर क्या होता है, डाइपोल के जो दोनों चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, उन पर जो लगने वाले फोर्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। और अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन के बीच कुछ अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तब ऐसे केस में कहते हैं कि डाइपोल पर हम लोगों का कपल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना, वाई, तो यहाँ पर क्या होता है, कपल का फॉर्मेशन होता है, बिकॉज कपल्ड फॉर्म्ड ऑन डाइपोल, बिकॉज कपल फॉर्म्ड ऑन डाइपोल। अगर डाइपोल पर कपल जब फॉर्म होता है तो हम लोगों को टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं,
इससे हम लोग कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। इससे मतलब नहीं होता है। तो याद रखना, कभी भी अगर कपल का फॉर्मेशन हो किसी सिस्टम पर तो टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकाला जाए, यह इस बात पर हम लोग को डिपेंड नहीं करता है। सारे पॉइंट्स के अबाउट, किसी भी पॉइंट्स के अबाउट जो टॉर्क का वैल्यू होता है वो क्या मिलते हैं, समान मिलते हैं। ओके, तो ये हम लोगों का होता है। लेकिन फिर भी अभी आपको इसको और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करना है, तो हम देखते हैं कि अगर अलग अलग पॉइंट्स के अबाउट अगर टॉर्क निकालते हैं तो सर कैसे होता है। तो इसके पहले हम लोगों को रोटेशनल मैकेनिक्स में जो टॉर्क पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज करना होगा, और उसके बाद हम लोगों को 11th में रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ना था, ठीक है ना। लेकिन आप लोग 11th में रोटेशनल का क्या हाल करते हो ये तो लोग ही जानते हो, ठीक है ना। चलो, तो बहानेबाज सब बच्चों को लिए तो फिजिक्स होता नहीं है, तो जो अच्छे बच्चे हैं वो कम से कम फिर से थोड़ा सा रिवाइज करें कि टॉर्क क्या होता था। तो देखो, आप लोगों को बताया गया था कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है, ओके। तो पॉइंट P पर कोई फोर्स लग रहा है F, ठीक है ना। और यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है, O है। तो सबसे पहले होता है कि टॉर्क होता क्या है सर। तो देखिए, जो टॉर्क होता क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या ट्विस्टिंग एक्शन ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट या एक्सिस। किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट फोर्स का ट्विस्टिंग एक्शन क्या होता है। देखिए, फोर्स का दो वर्क होता है। अगर फोर्स सिर्फ किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो वो उसमें ट्रांसलेशन मोशन करता है, लेकिन वही फोर्स अगर किसी पॉइंट के अबाउट ट्विस्ट करने लगे, मूवमेंट करने लगे, तो वहाँ से वो टॉर्क डेवलप करता है, उसमें रोटेशनल मोशन डेवलप करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर होता है कि सर आखिर उसका मोमेंट ऑफ फोर्स या ट्विस्टिंग एक्शन फोर्स का निकालते कैसे हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग को दो बात बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। टॉर्क निकालते समय दो पॉइंट्स को हम लोगों को दिमाग में रखना होता है। एक पॉइंट जिस पर फोर्स लग रहा है, P पॉइंट कैसा है बताइए, P कैसा पॉइंट है। तो P हम लोग का पॉइंट है तो फोर्स एक्टिंग पॉइंट, ओके। और O क्या है, तो टॉर्क कैलकुलेटिंग पॉइंट, ओके। तो देखो क्या किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स एक्टिंग पॉइंट को टॉर्क कैलकुलेटिंग पॉइंट से हम लोग उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यह वेक्टर R क्या हो गया हमारा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O, यानी जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है उसका हम लोग पोजीशन वेक्टर टॉर्क कैलकुलेटिंग पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकालना चाहते हैं उसके अबाउट हम लोग उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। यानी यह हमारा एक तरह से क्या हो गया सर, OP वेक्टर, ओके। तो देयरफॉर, ठीक ना, जो टॉर्क होता है वह बराबर होता है, ठीक है ना, R क्रॉस F, ठीक ना। इस तरह से इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। टॉर्क बराबर क्या होता है, R क्रॉस F। अब इसका डिटेल्स अभी 11th में पूरा पढ़े थे, लेकिन अभी यहाँ पर याद रखना कि फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो टॉर्क बराबर होता है R क्रॉस F, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग का यह टॉर्क कैसे निकालते हैं उसका तो लोग का फॉर्मूला थोड़ा सा रिवाइज करा दिए। ये तो हमको टॉर्क बताने के पहले ही करना चाहिए था, लेकिन बच्चे कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक बच्चा होता है कि वो पढ़ता ही नहीं होता है, उसको मतलब कुछ, उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। दूसरा होता है कि पढ़ता है लेकिन सोचता है कि चलो किसी तरह से बोर्ड पास कर जाएं, तो देखो। और तीसरा होता है कि नहीं, जो पढ़ता है और उसको मतलब कि अपना कॉम्पिटिटिव तैयारी करता है, उसको कुछ करना रहता है, उसको पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ बहुत आगे तरफ करियर बना रहता है। तो देखिए, जो हम पहले बताए, नहीं पहला टाइप का जो लड़का है वो तो मतलब उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जो दूसरा टाइप का लड़का है उसको भी बोर्ड भी पास कराना है, तो इसलिए बोर्ड में कैसे लिखेगा उसके लिए हम पहले बताए थे बिना इसको डिस्कस करे। लेकिन जो तीसरा टाइप का लड़का है जिसको कंपटीशन निकालना है, उसका कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना चाह रहा है, तो उसके लिए अब हम डिस्कशन कर रहे हैं, ओके। और उसी को ज़्यादा मतलब कि ध्यान में रखा ही जाता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, यह टॉर्क यहाँ से कॉपी कर लो, फिर से थोड़ा सा रिवाइज हो गया, और हम आगे बात करते हैं
कि जो हम लोग बात किए थे कि अगर डाइपोल को सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हम लोग को डिफरेंट पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है और उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं तो कितना होगा, 0। ये दिमाग में रहेगा कि जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसी पॉइंट के अबाउट उसका टॉर्क 0 होता है। इसको चलो इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होता है, उसको हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं जिस पॉइंट पर यहाँ से। चलिए बच्चों, अब हम आप लोगों को बताते हैं कि यदि किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट हम लोग का टॉर्क क्या होगा, और क्या यहाँ पर ये बात सही है कि किसी भी पॉइंट्स के अबाउट टॉर्क लेंगे तो सबका वैल्यू हम लोग को समान आएगा, ठीक ना। तो चलो ये कंसेप्ट हम लोग को क्लियर कर लेते हैं आज। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसमें हमने एक डाइपोल को रख लिया, ठीक है ना। डाइपोल ए बी को रख लिया, और डाइपोल का एक पॉजिटिव चार्ज है कितना पर, पॉइंट ए पर, और नेगेटिव चार्ज है पॉइंट बी पर। ओके, तो बताइए ए पॉइंट पर फोर्स यानी पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, Q इंटू वेक्टर ई, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कितना होगा, तो माइनस Q इंटू वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, और देखिए तो अब देखो, और ए और बी के बीच का दूरी कितना कुछ मान लेते हैं कि कितना है, L है, मैग्नीट्यूड कितना है उसका, L है। अब जरा गौर करो कि सबसे पहले देखते हैं कि सर इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर पी। तो देखो आपको डाइपोल मोमेंट वेक्टर फॉर्म में बताए थे कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अब जरा गौर करो कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी बराबर क्या हुआ, तो डाइपोल के किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, फिर इसके बाद गुना पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से Q इंटू ये हो गया, और चूँकि पॉजिटिव चार्ज पॉइंट ए पर है, नेगेटिव, तो इसको हम लोग R प्लस माइनस को RAB भी लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, ठीक है ना। तो देख लो अगर हम लोग RAB को क्या कह दें, वेक्टर L कह दिए कि पोजीशन वेक्टर जो A है B के रिस्पेक्ट में वो कितना है, कुछ वेक्टर L के बराबर है, तो P और कितना हो जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा Q इंटू वेक्टर L। ओके, अब उसी में एक और बात बता देते हैं कि यदि आप RAB, तो RAB को अगर RBA कर दें यानी पोजीशन वेक्टर B रिस्पेक्ट टू अगर पॉइंट A कर दें तो RBA को हम लग सकते हैं माइनस L, क्योंकि डायरेक्शन बदलने से नेगेटिव साइन बताता है कि वेक्टर का डायरेक्शन बदल गया। तो ये आपको यह दिमाग में रखना होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर हमने 4 पॉइंट ले लिया है कि सर A पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, B पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, C पॉइंट के अबाउट होगा, और एनी पॉइंट किसी एनी पॉइंट O के अबाउट टॉर्क क्या होगा, ठीक है। तो चलो बारी बारी से हम लोग देखना शुरू करते हैं कि टॉर्क कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टॉर्क अबाउट पॉइंट ए बराबर सर व्हाट। तो देखो, तो बताओ यहाँ पर कितने फोर्स लग रहे हैं, 2 फोर्स लग रहे हैं, Q इंटू वेक्टर ई और एक है माइनस Q इंटू वेक्टर ई। तो अगर आप ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाहते हैं तो इस फोर्स का टॉर्क क्या होगा, बताइए क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है आप उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं। तो Q इंटू वेक्टर ई का टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। लेकिन इसका तो टॉर्क होगा क्योंकि इसका, तो यहाँ पर टॉर्क हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से आप लिख सकते हैं ना कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और इसका तो टॉर्क 0 हो गया। अब सिर्फ इसका टॉर्क निकालना है, तो इसका टॉर्क कितना होगा, पोजीशन वेक्टर बी रिस्पेक्ट टू ए, अक्रॉस फोर्स कितना हो जाएगा, तो माइनस Q इंटू वेक्टर ई। ओके, अब बताओ RBA को आप क्या लिख सकते हैं, तो माइनस L, तो माइनस L अक्रॉस माइनस Q इंटू वेक्टर ई। तो बताइए माइनस से माइनस प्लस Q इंटू वेक्टर L, ठीक है ना, अक्रॉस वेक्टर ई। देखिए इसका पोजीशन नहीं बदला जाता है, ठीक है ना, भले Q को आप इधर उधर कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटी को, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को पोजीशन हम लोग बदलते नहीं है। तो देखिए Q इंटू एल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेक्टर P है वो किसके बराबर है, Q इंटू वेक्टर L के। तो बताइए ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना हो गया, तो Q इंटू वेक्टर L बराबर वेक्टर P अक्रॉस वेक्टर E। क्लियर हुआ, ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना हो गया, P क्रॉस E।
तो चाहें तो आप अगर डेरिवेशन पूछे टॉर्क का तो आप ऐसे भी कर सकते हैं एकदम 2 लाइन में, ठीक है ना। लेकिन अब हो रहा है कि सर बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, हम यह निकालना चाह रहे हैं। तो देख लेते हैं कि सर बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा। इसको मिटा देते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि क्या होगा। अब आओ बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं। तो बताइए इसका टॉर्क क्या हो जाएगा बी पॉइंट के अबाउट। तो बी पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है माइनस क्यू इंटू वेक्टर ई, तो वो तो पॉइंट बी ए पर फोर्स लग रहा है और उसी पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना चाहते हैं, तो इसका तो टॉर्क 0 हो जाएगा। तो सिर्फ इसी का टॉर्क निकालना होगा। तो क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए रिस्पेक्ट टू वी अक्रॉस क्यू इंटू वेक्टर ई। ओके, और बताइए आर ए बी बराबर कितनी है, तो वेक्टर एल है। तो वेक्टर एल अक्रॉस क्यू इंटू वेक्टर ई। तो बताओ क्यू इंटू वेक्टर एल अक्रॉस ई। क्यू एल बराबर वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर पी। तो वेक्टर पी अक्रॉस ई। हाँ सर ये क्या हुआ, मज़ा आया कि नहीं आया। सर ये तो एक एक लाइन में हो रहा है, आप पहले काहे से लेने किए। तो देखो यही बेटा है कि जब कंसेप्ट सीख लोगे, जो रियलिटी अगर फिजिक्स रियल फिजिक्स पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, तुरंत हो जाएगा। यह है उस बच्चे के लिए जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, जो कुछ खास करना चाहता है, ठीक है ना। ये ओका बोका के लिए नहीं है। तो इस तरह से टॉर्क देखिए, दोनों पॉइंट के बाद टॉर्क सेम हो गया कि नहीं हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में एकदम मचल रहा होगा कि सर सेंटर ऑफ मास के बाद भी टॉर्क कितना ही आएगा क्या। देखते हैं क्या होगा कि सर सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा। तो बताइए सी पॉइंट पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन ए और बी पर लग रहा है। तो अब दोनों का फोर्स का ही टॉर्क निकाल के क्या करना होगा, वेक्टर सम करना होगा। तो टॉर्क अबाउट सी बराबर, तो देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए रिस्पेक्ट टू सी। क्यों ए का पोजीशन वेक्टर लिए, क्योंकि फोर्स कहाँ लग रहा है, ए पर। तो फोर्स एक्टिंग पॉइंट का टॉर्क कैलकुलेटिंग पॉइंट के अबाउट पोजीशन वेक्टर निकाल लो। क्रॉस फोर्स कितना है, तो क्यू इंटू वेक्टर ई प्लस। फिर बताओ अब बी पॉइंट पर ही फोर्स लग रहा है, तो बी पॉइंट का सी के अबाउट पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग अपने फोर्स को लिख लेंगे, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड नहीं, फोर्स वेक्टर पूरा माइनस क्यू इंटू ई। अब जब वेक्टर फॉर्म काम करता है मैग्नीट्यूड का एकदम नहीं, सिर्फ वेक्टर में काम करना होगा। अब इसको बताओ कैसे लिख सकते हो। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए रिस्पेक्ट टू सी, थोड़ा सा लेंदी हो गया, हम लेंदी तो कर ही रहे हैं रे, माइनस या माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। आर बी सी, इसके बाद क्यू इंटू ई कॉमन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ। अरे प्लस माइनस माइनस, क्यू इंटू वेक्टर ई कॉमन ले लिया, अरे बी। और बताओ ये दोनों में सी क्या है, कॉमन है। दोनों में सी क्या है, कॉमन है। तो इसको लिख सकते हो क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए रिस्पेक्ट टू वी अक्रॉस, ओहो क्रॉस यहाँ पर छूट गया है, क्यू इंटू वेक्टर ई। और बताइए आर ए बी बराबर फिर कितना है, वेक्टर एल। हाँ सर ये तो मजाक हो गया, बिल्कुल पढ़ोगे तो मजाक ही लगेगा, अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे तब। क्यू इंटू वेक्टर एल कितना है, तो वेक्टर पी है, तो कितनी हो गई, पी क्रॉस ई। तो टॉर्क अबाउट सी बराबर भी पी क्रॉस ई, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ, सी पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क हम लोगों को कितना हुआ, पी क्रॉस सी, किसी एनी पॉइंट ओ के अबाउट। अब बताइए तो टॉर्क अबाउट ओ बराबर सर क्या होगा, टॉर्क अबाउट ओ बराबर क्या होगा। तो क्या कीजिएगा बताइए, टॉर्क अबाउट अगर ओ निकालना है, टॉर्क कैलकुलेटिंग पॉइंट क्या है, ओ है। फोर्स कहाँ कहाँ लग रहे हैं, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। ए पर कितना लग रहा है, क्यू इंटू वेक्टर ई। बी पर कितना लग रहा है, माइनस क्यू इंटू वेक्टर ई। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको जो फोर्स एक्टिंग पॉइंट है उसका ओ के अबाउट पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। तो बताओ ये पोजीशन कितना हो जाएगा, तो आर ए ओ। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए रिस्पेक्ट टू ओ क्रॉस क्यू इंटू वेक्टर ई प्लस। अरे अभी एक और फोर्स ना है तो उसको जोड़ोगे नहीं रे। फिर क्या करेंगे, बी पॉइंट का ओ के अबाउट पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ओ अक्रॉस माइनस क्यू इंटू वेक्टर ई, प्लस मत लिखना, माइनस क्यू इंटू फोर्स कितना है, माइनस क्यू ई है। तो इस तरह से फिर बताइए कि पोजीशन वेक्टर जो ए है वो के रिस्पेक्ट में क्रॉस क्यू इंटू ई
प्लस माइनस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ओ क्रॉस क्यू इंटू वेक्टर ई। अब जो वेक्टर क्यू है उसको कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए रिस्पेक्ट टू ओ माइनस आर बी ओ क्रॉस क्यू इंटू वेक्टर ई। अब बताओ वो दोनों में क्या है, कॉमन है, तो कॉमन ऑब्जर्वर है, कॉमन पॉइंट है, तो आप उसको साइलेंट कर सकते हैं। तो आर ए बी बराबर आर ए माइनस आर बी। ये सब हम लोगों को पूरा वेक्टर्स की जानकारी रहना चाहिए। 11th में जो बच्चा मजाक नहीं किया है उसको ये अच्छा लगेगा। आर ए बी क्रॉस क्यू इंटू वेक्टर ई। बताओ फिर वही हुआ कि नहीं हुआ सर, आर ए बी अगेन वेक्टर एल का सर तो गजब हो गया, एल क्रॉस क्यू इंटू ई, ठीक है ना। तो इस तरह से बताओ क्यू इंटू वेक्टर एल क्रॉस ई, क्यू वेक्टर एल बराबर वेक्टर पी, तो वेक्टर पी क्रॉस ई, तो इस तरह से ओ। वाह सर ये तो जादू हो गया।